जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 2 को हल करेंगे। आपने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 को हल किया था, जिसमें सी-टेट दिसंबर 2018 के प्रथम जो शुरुआती 30 प्रश्न थे उसको आपने हल किया था, और जो शेष 30 प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछला प्रैक्टिस सेट भी हल कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को समय पर मिलती रहे, उनसे कोई वीडियो मिस ना हो। और जिन्होंने पिछला प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया है या पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं और पिछला प्रैक्टिस सेट भी हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें आज की कक्षा। आप देख रहे हैं पिछली वीडियो में हमने ये जो 60वां प्रश्न है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां किस शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, तो उसमें भूगोल ऑप्शन सही था, वहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज शुरू करते हैं उसके आगे, ठीक है ना। तो आज का जो पहला प्रश्न है इस वीडियो का उसको देखते हैं। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है, यह आपको बताना है। पहला कहता है प्राथमिक और तृतीयक दोनों, दूसरा कहता है प्राथमिक स्रोत है, तीसरा कहता है द्वितीयक स्रोत है, और अगला कहता है चौथा तृतीयक स्रोत है। तो किस प्रकार का स्रोत है वो आपको बताना है। स्थानीय समाचार पत्र, उससे मौसम की जानकारी। जी हाँ, द्वितीयक स्रोत है। क्या है? द्वितीयक स्रोत है। आगे देखते हैं। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी हैं और अन्य छात्रों के साथ उनको किस प्रकार की कक्षा में सिखाना है वो आपको बताना है। पहला है आधुनिक, दूसरा कहते हैं अनन्य, तीसरा है विशेष और चौथा है समावेशी। तो आप न्यू कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। ये जो चौथा ऑप्शन है वही सही है। समावेशी कक्षा में ही सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी और उन शिक्षार्थियों को अन्य छात्रों के साथ सिखाया जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह सिद्धांत किसने दिया? पहला जे पियाजे का मतलब जीन पियाजे से है, दूसरा C.L. ओगडेन, तीसरा है डी पर्सेल, चौथा है J.H. बेल। तो यह सिद्धांत किसका है ये आप बताएं। जी हाँ, सही उत्तर है जीन पियाजे। जीन पियाजे का ये सिद्धांत है। संज्ञानात्मक सिद्धांत आपने पढ़ा है इनका। आगे देखते हैं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए वो बताना है आपको। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। दूसरा है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। तीसरा है उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, और चौथा है काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करे। तो कोऑपरेटिव का मामला है, कोऑपरेट करना है, तो किस में कर पाएंगे बच्चे? जी हाँ, दूसरा सही है। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए, डिबेट में और डिस्कशन में लगाएगा तो क्या होगा? कोऑपरेटिव मेथड से, लर्निंग से वो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। शिक्षक को ऐसा ही करना चाहिए सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखते हैं। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अमूर्त सोच कहते हैं, आलोचनात्मक सोच कहते हैं, जटिल सोच कहते हैं, बुद्धिमान सोच कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है ना, गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर। दूसरा सही है, इसको हम आलोचनात्मक सोच कहते हैं। आगे देखते हैं। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पहला है स्लेट, दूसरा है पशु अंगों के अवशेष, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है पौधों और खनिज। बताएं। जी हाँ, यह रंग पौधों और खनिज से प्राप्त किए गए हैं। आगे चलते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपियां, खाली जगह लिखा हुआ है,
दिया हुआ है। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ पर लिखी गई थी, मतलब किस पर लिखी गई थी वो आपको बताना है। पहला है लकड़ी, दूसरा है ताड़ पत्रों, तीसरा है पत्थरों, चौथा है कागज। आप ध्यान से देखिएगा, ताड़ पत्रों लिखा है, ताम्र पत्रों नहीं लिखा है। ताम्र अगर लिख दिया गया तो उसका अर्थ बदल जाएगा। ताम्र का मतलब क्या, तांबा से है ना। तो ताम्र पत्र मत समझिएगा इसको, ताड़ पत्र लिखा हुआ है। बताइए, पहला लकड़ी, दूसरा ताड़ पत्रों, तीसरा पत्थरों, चौथा कागज। जी हाँ, पुराने समय में किस पे लिखा जाता था, ताड़ पत्र। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां उन्हीं पे लिखी गई हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यानी कौन सा काल सबसे लंबा रहा है, सबसे लंबी है अवधि है, आपको बताना है। महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आप जानते हैं महापाषाण काल, पाषाण काल ही है, उसी को बांटा गया है ना। पूरा पाषाण काल जब 20 से 25 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है पूरा पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल जो है वो 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण काल उसके बाद का माना जाता है ना। तो जो सबसे पुराना है, सबसे लंबी अवधि जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, पूरा पाषाण काल। क्या है, पूरा पाषाण काल की अवधि सबसे लंबी है। आगे चलते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आप ध्यान से देखिए इसको। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। दूसरा कहता है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। विकल्प क्या दिया है वो देख लीजिए। विकल्प दिया है ए और बी दोनों सत्य हैं। दूसरा कहता है ए सत्य है और बी असत्य है। तीसरा कहता है ए असत्य है और बी सत्य है। और चौथा कहता है ए और बी दोनों असत्य है। तो आप बताएं क्या हाल है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, यह बात सत्य है। और वहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, यह भी बात सत्य है। अर्थात ए और बी दोनों सत्य हैं। दोनों क्या हैं, सत्य हैं। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं, है ना। पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा गुजरात। तो बताइए हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में किस राज्य में मिले हैं। जी हाँ, गुजरात में। सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं, गुजरात में मिले हैं। आगे, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी। पहला प्राकृत, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा पाली और चौथा संस्कृत। तो आप जानते हैं संस्कृत भाषा में रची गई थी, चौथा सही है। आगे चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, कौन थे वो आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपदों के बारे में, है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो 16 महाजनपद बड़े चर्चित थे, तो उनके बारे में बात हो रही है। ये उनमें से ही एक महाजनपद है मगध। उनका पहला शासक कौन था इस महाजनपद का, वो आपको बताना है। पहला है अजातशत्रु, दूसरा महावीर, तीसरा प्रसेनजीत और चौथा बिंबिसार। क्या है सही उत्तर। जी हाँ, मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार थे। बिंबिसार, ध्यान रखिएगा, यह बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार अलग है, यह बिंदुसार अलग है, यह नहीं बिंबिसार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। आपको ध्यान देना, नहीं है, त्रिरत्नों में से नहीं है। पहला संघ, दूसरा बुद्ध, तीसरा धम्म, चौथा अहिंसा। आप जानते हैं, कहते हैं ना, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। शरण त्रयी जिसको आप बोलते थे, उसमें अहिंसा नहीं है, है ना। अहिंसा त्रिरत्नों में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। पहला विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, दूसरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, तीसरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता और चौथा है लोकसभा सदस्य। जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उनको भी सांसद कहते हैं, आप जानते ही हैं, है ना। तो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक उनका चुनाव करते हैं, या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, जैसे हम लोग विधायकों को जो आम जनता चुनती है, क्या वही राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करती है, बिल्कुल नहीं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता जो सांसदों का चुनाव करते हैं, है ना,
आम मतदाता, क्या वो राज्यसभा मेंबर्स का चुनाव करते हैं? यह भी सही नहीं है। क्या लोकसभा सदस्य यानी सांसद ही राज्यसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं? यह भी सही नहीं है। सही उत्तर क्या है? विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायकगण जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। आगे चलते हैं। ध्यान देने वाली बात है, विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। विधान परिषद के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं करते। आगे चलते हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? पहला संसदीय और संघीय, दूसरा संसदीय और एकात्मक, तीसरा राष्ट्रपति और संघीय, और चौथा है राष्ट्रपति और एकात्मक। तो आप बताइए किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? जी हाँ, संसदीय शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली, संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को भारत द्वारा अपनाया गया। पहला सही है। आगे देखते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। पहला 74, दूसरा 48, तीसरा 84 और चौथा है 47। तो ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के लिए अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 84 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा के 84 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। अब जान लेते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। तो उनकी संख्या है 47। 47 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। यह दोनों आप जानते रहिए, कभी कभी अलग अलग भी पूछ देता है। आगे चलें। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? पहला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है? समानता का अधिकार। किसका उल्लंघन होता है? समानता का अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। आगे, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला संपत्ति का अधिकार, दूसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धर्म की आज़ादी का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, शोषण के विरुद्ध अधिकार सबको है, शिक्षा का अधिकार अभी 2009 के बाद जो शिक्षा का अधिकार कानून पास हुआ उसके बाद से शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले था पर अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पहला, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं। अस्पृश्यता खाली जगह दिया हुआ है के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। किसके आधार पर भेदभाव को अस्पृश्यता संदर्भित करती है वो बताना है। वंश के आधार पर, शारीरिक विकलांगता के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर। तो आप सभी जानते हैं अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। चौथा सही है। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? पहला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल गलत। दूसरा राष्ट्रपति, यह भी सही नहीं है। तीसरा प्रधानमंत्री, जी नहीं। चौथा राज्यपाल, बिल्कुल सही उत्तर है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, चौथा सही है। आगे देखते हैं। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है ना? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है पर राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पहला सही है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? पहला है सांसद और विधायक, दूसरा मंत्रियों की परिषद, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा सांसद। कौन करता है ये आपको बताना है। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि जनता ही प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। जी नहीं, आज सांसद चुनकर भेजते हैं और वो सांसद ही प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, अपने नेता का चुनाव करते हैं। ठीक ना? तो ये इसका उत्तर क्या है? सांसद। चौथा सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक किसको कहा जाता है वो बताना है। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है गृह मंत्री और चौथा राष्ट्रपति।
तो राष्ट्रपति को ही भारत का पहला नागरिक, प्रथम नागरिक कहा जाता है। चौथा सही है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत में राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। मुख्यमंत्री, दूसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा गृह मंत्री और चौथा राज्यपाल। तो जैसे देश के अंदर राष्ट्रपति वैसे ही राज्य के अंदर राज्यपाल। चौथा सही है, चौथा विकल्प सही है, राज्यपाल। इसे राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है 16वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। यह चूंकि 2018 का प्रश्न पत्र है तो पिछली जो लोकसभा थी उसकी बात हो रही है। उसकी संख्या क्या थी? वो थी 16वीं लोकसभा। क्या थी? पहला उत्तर सही था उसके लिए, 16वीं लोकसभा थी, है ना। लेकिन मई 2019 से 17वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, ठीक ना। 17वीं लोकसभा का गठन 2019 मई 2019 में हो चुका है। आपको पता होगा 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया था। तो 17वीं लोकसभा का गठन मई 19 में किया गया। आगे चलें। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आप जानते हैं रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू। प्रतिभा पाटिल पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। तो उत्तर कौन सा सही है? रामनाथ कोविंद, कानपुर के रहने वाले हैं, आपको पता होगा, है ना। ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? पहला, नागरिकों के अधिकार, इसका उल्लेख तो किया गया है। दूसरा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, इसका भी उल्लेख किया गया है। तीसरा, सरकार का ढांचा कैसा होगा, है ना, सरकार का ढांचा, तो इसका भी उल्लेख किया गया। किसका नहीं किया गया वो बताना है। राजनीतिक दलों के नाम, बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन सही है। राजनीतिक दलों के नाम का भारत के संविधान में उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है, नॉमिनेट करता है, वो बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? जी नहीं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? पहला, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सी राजगोपालाचारी, तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न को ध्यान से देखना है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा गया है, तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 1-2 दिनों के बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो स्थायी अध्यक्ष या भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, इन्हीं को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। यदि प्रारूप समिति पूछा जाए तो BR अम्बेडकर होंगे। कई लोग कन्फ्यूजन में उनको लगा देते हैं, तो वो सही उत्तर नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? ये आपको जानना है। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा B पट्टाभी सीतारामैया और चौथा है TT कृष्णमाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। इस तरह से 4 प्रश्नों का जवाब भी सीधे सीधे यही है, सी राजगोपालाचारी। तो ये इस तरह से 30 प्रश्नों का ये अभ्यास सेट पूरा हुआ। हमें आशा है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगली वीडियो में एक बार फिर से आपकी मुलाकात हमारे साथ होनी है। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।